नमस्कार। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए हम यहां से सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसका तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं। और आज इस तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे मुद्रा और साख के बारे में, यानी आज बात होगी मनी और क्रेडिट के विषय में। इस अध्याय में हम मुद्रा से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात करेंगे, करेंसी से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि ऋण से या क्रेडिट से या साख से जुड़ी हुई गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा क्या होती है। एनसीईआरटी में मुद्रा को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि मुद्रा जो होती है वो विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है, मीडिएटर का कार्य करती है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लाइन होगी, इसको सीधे तरीके से समझते हैं कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं या किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से वो वस्तु खरीद करके लाते हैं। क्या आप जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ आप दुकानदार को देते होंगे? मार्केट में जब किसी भी स्टोर से आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो उसको कुछ न कुछ आपको देना होता है। यही क्या है? यही है विनिमय, यही है एक्सचेंज। यानी आप वस्तु ले रहे हैं और वस्तु के बदले में स्टोर कीपर को, शॉपकीपर को या किसी दुकानदार को कुछ दे रहे हैं। और वो कुछ क्या है? वो कुछ है मुद्रा, मनी या करेंसी। ठीक है, तो पहले जब मुद्रा नहीं होती थी उस टाइम पे क्या चलता था? कमोडिटी एक्सचेंज चलता था, वस्तु विनिमय चलता था, जो आज के समय में कहीं ना कहीं प्रासंगिक नहीं है। उसके बारे में भी हम आगे इसी अध्याय में बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मुद्रा आपकी समझ में आ गई होगी। मुद्रा क्या है? मुद्रा को हम कह सकते हैं ये विनिमय का माध्यम है और विनिमय मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है उसमें मीडिएटर का काम करने वाली कौन होती है? मुद्रा होती है। मुद्रा के उपयोग क्या क्या है? मुद्रा के उपयोग, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप मुद्रा से, पैसे से क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है फिर भी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको सिर्फ प्री पास करना है तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। प्री पास करने के लिए ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सिलेक्ट होने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। और ख़ास करके जैसे कि बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाती है। और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस, ये भी सही बात है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। करंट में यानी आर्थिक या आर्थिकी के अंतर्गत पूरे विश्व में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ हो रही हैं, कौन कौन से प्रमुख एक्टिविटी हो रही हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप उन करंट की घटनाओं को जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं, हमारे अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं, उनको तभी आप समझ सकते हैं जब आपको अर्थशास्त्र की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। एक सामान्य समझ अगर आप चीज़ों की रखते हैं, आपको ये छोटे छोटे टर्म जहाँ पर जो कि एनसीईआरटी के अंदर बड़े विस्तार से आपको बताए गए हैं, ये आपको आगे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत बनाते हुए चलिए, यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, उसको समझते हुए चलिए ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आगे जैसे कि इसका चौथा चैप्टर आप पढ़ेंगे और पांचवा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि आंसर्स लिखने के लिए एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो मुद्रा के उपयोग क्या करते हैं? मुद्रा से क्या करते हैं? हम मुद्रा से वस्तुएं खरीदते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, इन सभी चीज़ों में मुद्रा का यूज़ होता है। इसके अलावा सर्विसेज प्राप्त करने के लिए भी मुद्रा का यूज़ होता है। सर्विसेज कैसे? आप मान करके चलिए आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आपको मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आप अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली पीपल हमारे रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो आप मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे होंगे या अपने लैपटॉप पर देख रहे होंगे या अपने आईपैड पर देख रहे होंगे, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस मोबाइल पर जो आप वीडियो देख पा रहे हैं या लैपटॉप पर जो वीडियो देख पा रहे हैं, क्या इसके लिए आपने कभी कुछ खर्च किया है या ये सर्विस आपको बिना पैसे के मिल गई? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने पहले कुछ खर्च किया है, आपने मुद्रा खर्च की है। खर्च करने के बाद में आपने मोबाइल खरीदा है, आपने लैपटॉप खरीदा है, आपने आईपैड खरीदा है, तब जाकर के ये सर्विस आप ले पा रहे हैं। ठीक है, तो सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी मुद्रा का यूज़ होता है। और सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है वो है वस्तु विनिमय से बचना। वस्तु विनिमय का मतलब कमोडिटी एक्सचेंज, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था प्राचीन काल में, तो उस टाइम पर एक्सचेंज का जो माध्यम था वो क्या था?
वस्तु विनिमय था। जैसे मान करके चलिए एक व्यक्ति खेत में गेहूं उगा रहा है और दूसरा व्यक्ति खेत में आलू उगा रहा है। अब आलू वाले को गेहूं की ज़रूरत है और गेहूं वाले को आलू की ज़रूरत है, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, चीज़ों का एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, चीज़ों का क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वस्तु विनिमय है, ये किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग अनिवार्य होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है, इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा एक हल्का सा एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। जैसे मान करके चलिए आपने गेहूँ उगाया, मैंने अभी गेहूँ और आलू का एग्जाम्पल दिया था, तो इसको जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मैंने कहा है, जो कि कमोडिटी एक्सचेंज में कंपलसरी होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति खेत में गेहूं उगा रहा है और दूसरा आलू उगा रहा है। तो पहले वाला जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, वहां पर गेहूं वाले को आलू की आवश्यकता थी और आलू वाले को गेहूं की आवश्यकता थी, तो उन्होंने चीज़ों का एक्सचेंज आपस में कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जो गेहूं उगा रहा है उसको किसकी ज़रूरत है, उसको मान करके चलिए आम की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास तो आलू है। तो क्या वह अपनी चीज़ का एक्सचेंज उस आलू वाले से करेगा, क्योंकि आलू की तो उसको आवश्यकता ही नहीं है, उसको तो आवश्यकता है आम की। तो यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग अनिवार्य होता है, मतलब चीज़ों का एक्सचेंज आप तभी कर सकते हैं, वस्तुओं का विनिमय आप तभी कर सकते हैं जब आप एक दूसरे की आवश्यकताओं के कह सकते हैं प्रतिपूर्ति कर रहे हों। यानी आपके पास जो चीज़ है वो आवश्यकता दूसरे को होनी चाहिए और दूसरे के पास जो चीज़ है उसकी आवश्यकता आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है आज के टाइम पर। तो इस वजह से इस वस्तु विनिमय से बचने के लिए, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से बचने के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया। ठीक है, तो वस्तु विनिमय, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, वस्तु विनिमय क्या है, मुद्रा का उपयोग किए बिना, करेंसी का उपयोग किए बिना वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है आपस में, उसको बोलते हैं हम कमोडिटी एक्सचेंज। और यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो कंपलसरी होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग अनिवार्य होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी दो पक्षों का एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमत होना, वो भी कैसे, विदाउट मनी, बिना पैसे के। अब बात करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी, मुद्रा किस किस रूप में यूज़ की जाती है। जनरली आप देखते हैं मुद्रा सिक्कों के रूप में आपको मिलती है, ठीक है, कॉइन्स के रूप में, नोटों के रूप में मुद्रा आपको देखने को मिलती है, चेक के रूप में भी मुद्रा आपको देखने को मिलती है। मुद्रा का एक नया फॉर्म आ गया है क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ये भी जो है एक मुद्रा का मॉडर्न फॉर्म है। इसके अलावा डेबिट कार्ड हो गया, जिसको आप ATM कार्ड जनरली बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग हो गई है, अब जैसे UPI वगैरह आप यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सभी क्या हैं, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ द करेंसी है। भारत में जो करेंसी नोट जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी है वो है क्या, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। यहाँ पर वैसे मैं आपको पहले जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैंने आपको PCS 2023 से पहले जो एक बेसिक जानकारी के तौर पर आपको बताई थी, उनमें मैंने आपको बताया था कि करेंसी नोट जारी करने का काम RBI का है, ठीक है, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो RBI जारी नहीं करता है, सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, बैंकों में निक्षेप, अब ये जो टर्म आ रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं, जैसे निक्षेप आ गया। निक्षेप क्या है, निक्षेप का मतलब है डिपॉजिट, ठीक है, तो बैंकों में जो निक्षेप होता है यानी डिपॉजिट्स इन द बैंक, इसका मतलब क्या है, तो NCERT हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमारी जो नींव है मजबूत बने, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इससे हम अवेयर हो जाएं, ताकि आप जब इकोनॉमी का एक कह सकते हैं बड़ा रूप जब आपको आगे देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो बैंकों में निक्षेप क्या होता है, डिपॉजिट जो बैंकों में होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि लोग जैसे हम और आप लोग, हम कहीं पे भी काम करने जा रहे हैं, हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको जो एक सैलरी मिल रही है, हमको जो पैसा मिल रहा है उस काम के बदले में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में जब हमारे पास एक्सेस मनी हो जाता है, हमारे पास जो अतिरिक्त शेष होता है, अतिरिक्त पैसा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं या फिर ज़मीन में गाड़ करके रख देते हैं, ऐसा तो नहीं करते। जनरली लोगों के पास जब अतिरिक्त पैसा होता है तो वो उसको कहाँ करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। तो बैंकों में लोगों के द्वारा जमा किए जाने वाला जो अतिरिक्त नगद या अतिरिक्त पैसा होता है, मनी होता है, उसको बैंक डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, तो जब लोग बैंक में उस अतिरिक्त नकद को, उस अतिरिक्त पैसे को जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे पर लोगों को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है।
ब्याज देता है। और जो बैंकों में डिपॉजिट की बात हम कर रहे हैं, इसको मांग जमा भी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसको यानी बैंकों में निक्षेप को हम डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो पैसा लोगों के द्वारा बैंकों में जमा किया गया है, मांग आने पर या आवश्यकता पड़ने पर इसको निकाला जाता है। ठीक है, जब लोगों में क्या होती है, डिमांड होती है, चीज़ों की डिमांड होती है, पैसे की डिमांड होती है, तो पैसा निकालने के लिए लोग कहाँ पे जाते हैं? बैंक में जाते हैं। तो इसी वजह से ये जमा जो है वो मांग के रूप में जमा कर दिया गया है, क्योंकि जब इसकी मांग आएगी तो फिर बैंक से इसको निकाल लिया जाएगा। तो इसी वजह से इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। आई होप आपकी समझ में चीज़ें यहाँ से आ रही होंगी। बैंकों की ऋण संबंधी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। भारत में जो बैंक होती हैं, जमा का केवल 15% हिस्सा कैश के रूप में अपने पास रखते हैं। पैसा तो बैंकों के पास बहुत सारा आता होगा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बैंकों में अपना पैसा जमा करने जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं। तो क्या जितना भी पैसा लोगों के द्वारा बैंकों में जमा किया जाता है, वो सारा का सारा पैसा बैंक में ही रखा रहता है कैश के रूप में? नहीं, ठीक है। भारत में एक क्राइटेरिया होता है बैंकों के पास में, जो एनसीईआरटी आपको बता रही है कि बैंक में जितना भी जमा है उसका मिनिमम 15% हिस्सा कैश के रूप में बैंक को अपने पास रखना होता है। इसका कारण क्या है और इसके उपयोग क्या है? इसका कारण क्या है? ये 15% हिस्सा कैश के रूप में इसलिए रखना पड़ता है कि मान करके चलिए किसी एक दिन में जो जमा करता थे, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया था, वो कहीं एक साथ पैसा निकालने आ गए, ठीक है, या फिर एक साथ तो नहीं आ सकते, ये पॉसिबिलिटी कम ही होती है, लेकिन जैसे मान करके चलिए लोग पैसा जमा करने आ गए तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जितना पैसा उनको लग रहा है, जितना पैसे की उनको आवश्यकता है, वो जो है बैंक के द्वारा उनको दिया जा सके। तो धन निकालने की संभावना को देखते हुए 15% हिस्सा कैश के रूप में बैंक को अपने पास रखना होता है। उपयोग क्या है? ये जो बैंक जमा होता है, इसका उपयोग बैंक करती है अन्य लोगों को ऋण देने में। एक साइड में होते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है, अधिशेष मनी होता है, वो अपने पैसे को बैंक में जमा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है, या उनको अपना कोई भी कारोबार चलाने के लिए या अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है। तो जो बैंक में पैसा लोगों के द्वारा जमा किया गया है, जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, उनके द्वारा बैंक में पैसा जमा किया गया है, इस पैसे का यूज़ बैंक करता है अन्य लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको ऋण देने में, ठीक है, उनको लोन देने में। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ से एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भैया बैंक की इनकम कहाँ से होती है? भाई बैंक में लोग क्या कर रहे हैं? पैसा जमा करने जा रहे हैं, और बैंक लोगों को जिनको आवश्यकता है पैसे की, उनको ऋण भी दे रहा है, उनको लोन भी दे रहा है। तो बैंक का इसमें क्या फ़ायदा है? तो देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। जो बैंक होता है जनरली क्या होता है, जो डिपॉजिट करने वाले होते हैं और जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। तो यहाँ से इस फ्लो चार्ट की मदद से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि बैंक की इनकम कैसे होती है। जनरली आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो उस जमा पैसे पर जो ब्याज मिल रहा है वो बैंक कम देती है, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक से ऋण लेने जाते हैं, तो उस पैसे पर, ठीक है, उस पैसे पर, उस ऋण पर ब्याज जो लेती है बैंक, वो जमा वाले ब्याज से ज़्यादा लेती है, ठीक है। यानी आप जमा करने जा रहे हैं अपना पैसा बैंक में, तो बैंक आपको कम ब्याज दे रहा है, लेकिन जब आप बैंक से उधार लेने जा रहे हैं, ऋण लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, तो उस लोन पर जो बैंक आपसे ब्याज ले रहा है वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो इस कम इंटरेस्ट और ज़्यादा इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम है। समझ में आ गया बैंक कहाँ से पैसा कमाती है? यानी जमा पर जो ब्याज देती है बैंक वो कम देती है, ऋण पर ब्याज लेती है ज़्यादा लेती है। तो इस कम और ज़्यादा इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ही बैंक की इनकम बन जाता है। अब बात करते हैं साख या ऋण या क्रेडिट इसको बोल सकते हैं। इसकी दो अलग अलग स्थितियाँ क्या हैं जो एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक में आपको बताई गई हैं। साख या ऋण या क्रेडिट, ये सकारात्मक भूमिका भी निभा सकता है, ये नकारात्मक भूमिका भी निभा सकता है। सकारात्मक भूमिका क्या है? जब भी आप लोन लेते हैं बैंक से या किसी भी अन्य कह सकते हैं सोर्स से, तो ये उत्पादन की जो कार्यशील पूंजी होती है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। जैसे आपको मान करके चलिए आप किसान हैं और आप जो है फसल उगाने के लिए सबसे पहले आपको जुताई के लिए, सिंचाई के लिए, बीज बोने के लिए या फिर उर्वरक के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये उत्पादन की कार्यशील पूंजी है, ठीक है। उत्पादन की कार्यशील पूंजी की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में जो लोन होता है, ऋण होता है, साख होता है, क्रेडिट होता है, ये
सकारात्मक भूमिका निभाता है। नकारात्मक भूमिका क्या है कि जब उच्च जोखिम के मामले होते हैं, उसमें जो ऋण लिया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो जो उधारकर्ता होता है या ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी-कभी समय पर इस पैसे को न चुका पाने की परिस्थिति में क्या होता है, ऋण जाल में फँस जाता है। और ऐसा होता है कि उसका जो ऋण होता है, उसका जो लोन होता है, वो उसकी इनकम से भी काफ़ी ऊपर निकल जाता है। इससे कहीं न कहीं वो इस लोन के जंजाल में फँसता चला जाता है। तो ये सकारात्मक भूमिका और नकारात्मक भूमिका दोनों का इसमें देखने को मिलता है साख या क्रेडिट में। ऋण की शर्तें क्या होती हैं? जब भी आप लोन लेने जाएँगे बैंक में, तो उसकी क्या-क्या शर्तें होंगी? सबसे पहले तो एक निश्चित इंटरेस्ट रेट होगी। जब भी आप लोन लेने जाएँगे, बात करेंगे साहब मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा अगर आपको चाहिए तो आप इस बारे में भी बात करेंगे कि सर मुझे किस इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जा रहा है, या मैं जो पैसा आपसे लूँगा या बैंक से लूँगा, तो उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा, ठीक है? दूसरा एक टर्म बताया गया है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार हिंदी में आप न समझें तो इसको समझिए सपोर्टिंग लैंडिंग। सपोर्टिंग लैंडिंग मतलब क्या है कि कभी-कभी आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोन चल रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन चल रहे हैं, इसके अलावा गोल्ड लोन वगैरह चल रहा है, ठीक है? कमोडिटी लोन, आपके पास कोई भी ऐसी बहुमूल्य वस्तु है, कीमती वस्तु है, या आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास गोल्ड है, सोना है, चांदी है, तो उसको गिरवी रखने के बाद भी आपको ऋण दिया जा सकता है। क्या होता है कि ये सपोर्टिंग लैंडिंग क्यों रखता है बैंक या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो आपको लोन देती है, वो ये क्यों रखती है कि अगर आप भविष्य में ऐसा ना हो कि आप लोन चुका पाने की स्थिति में नहीं हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपने जो पैसा बैंक से लिया था वो आप चुकाने में असमर्थ हैं, तो आपने जो सपोर्टिंग लैंडिंग के रूप में जो चीज़ें उसके पास रखी थी, तो वो उसको बेच करके अपने ऋण को जो है वो ले सकता है, ठीक है? तो समर्थक ऋणाधार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ ज़रूरी कागज़ात भी लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम भी होता है, और भुगतान किस तरीके से किया जाएगा इसकी बात भी होती है। तो ये ऋण की कुछ शर्तें होती हैं, और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो ऋण की शर्तें होती हैं बैंक की या किसी भी अन्य अथॉरिटी की, वो उधारदाता यानी पैसा देने वाला और कर्जदार यानी पैसा लेने वाला, उन दोनों की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, एक टर्म से आप परिचित होंगे, सिबिल स्कोर। जैसे जैसे बैंक से लेन-देन करते हैं, तो एक सिबिल स्कोर नाम का टर्म आता है। वो क्या है कि जब आपका लेन-देन अच्छा है, आपने कई बार बैंक से पैसा लिया है, टाइम से उसको चुकाया है, तो आपकी जो प्रकृति है वो बैंक की नज़र में बहुत अच्छी है। तो आपको जो लोन है, आपको जो क्रेडिट है, आपको जो ऋण है, वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा खराब रहा है। उसने जब भी पैसा लिया है बैंक से, उसने समय से नहीं चुकाया, तो कहीं न कहीं उसका ट्रैक रिकॉर्ड बैंक की नज़र में या उधारदाता कंपनी की नज़र में कैसा हो गया, खराब हो गया। तो उसको ऋण आसानी से नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसको कोई हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। इसके विपरीत जो टाइम टू टाइम पे कर रहा है, उसको बैंक भी जो है उसके लिए रियायत करेगी। उसको जितनी भी शर्तें होती हैं उसमें कहीं न कहीं लचीलापन बैंक के द्वारा उसको दिया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अन्य लोगों की अपेक्षा उसको कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल जाएगा, ठीक है? तो ऋण की शर्तें जो होती हैं उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंध, यानी जनरली देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, या अपनी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो अलग-अलग सोर्सेज से साख का प्रबंध करते हैं, ऋण का प्रबंध करते हैं। जैसे महाजन से भी ऋण लिया जाता है, कृषि व्यापारियों से भी किसानों के द्वारा ऋण लिया जाता है, बैंकों से भी ऋण लिया जाता है, भूमि स्वामियों से भी ऋण लिया जाता है, और सहकारी समितियाँ जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उनसे भी ऋण लिया जाता है। तो ये अलग-अलग क्या हैं, सोर्स हैं साख के, ठीक है, जो लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जनरली यहाँ पे हम देखेंगे कि महाजन से जो ऋण लिया जाता है उसकी ब्याज दर काफ़ी उच्च होती है, और जनरली आपने देखा होगा रूरल क्षेत्रों में 5% मंथली या इससे ऊपर की इंटरेस्ट रेट पर भी महाजन लोग जो होते हैं अन्य लोगों को ऋण देते हैं। कृषि व्यापारियों से भी ऋण लेते हैं किसान, और ये कृषि व्यापारियों से ऋण लेने का कारण क्या होता है कि कृषि से संबंधित जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, आगतें होती हैं, ठीक है, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, बीज की व्यवस्था करना, उर्वरक की व्यवस्था करना, जुताई वगैरह की व्यवस्था करना, तो ये सारी आगतें जो होती हैं ये मुहैया कराने के लिए जो किसान होते हैं वो कृषि व्यापारियों से ऋण लेते हैं। और इसके बदले में जनरली जो कृषि व्यापारियों से ऋण लिया जाता है तो उसमें किसान द्वारा व्यापारी को ही फसल बेचने का वादा किया जाता है। इस कंडीशन में जो कृषि व्यापारी होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि जब फसल तुरंत की तुरंत जो है कट करके तैयार हो रही है, उस टाइम पर उसकी जो प्राइस होती है, उसकी जो कीमत होती है वो जनरली कम होती है। तो कृषि व्यापारी होते हैं
क्योंकि वो किसान को ऋण तो पहले से दे ही रहे हैं, तो उसके साथ-साथ वो एक वादा भी ले लेते हैं कि भाई जब आपकी फसल हो जाएगी तो आप हमें ही बेचोगे। तो वो कम पैसे में वहाँ पर किसान से फसल खरीद लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब भविष्य में कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो ज़्यादा मुनाफ़ा कमा जाते हैं। ठीक है, तो व्यापारियों को इससे अधिक लाभ होता है क्योंकि ये सस्ते में खरीद करके कीमतें बढ़ने पर उस चीज़ को बेचते हैं। बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक जो है बैंक से लिया गया ऋण जो होता है उस पर ब्याज दर जो होती है वो उचित होती है। जनरली 8.5% वार्षिक के आसपास जो है किसानों को ऋण दे दिया जाता है। ये कि जो कि अच्छा साधन है। ख़ास करके बैंक से ऋण की बात करी जाए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ऋण की बात की जाए, तो इन दोनों से जो ऋण लिया जाता है लोगों के द्वारा, वो अन्य लोगों की अपेक्षा, जैसे महाजन से ऋण लिया जाए या कृषि व्यापारी से या भूस्वामी से ऋण लिया जाए, तो इनकी अपेक्षा कैसा होता है, सस्ता ऋण जो है लोगों को मिल जाता है। भूस्वामी से ऋण जनरली कैसे लोग लेते हैं, जिनके पास भूमिहीन नहीं है, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, और भूस्वामियों की जो ज़मीन होती है, उनकी खेती जो होती है, उनके जो भी काम होते हैं उनको करने वाले लोग होते हैं, तो वो भूस्वामियों से ही अपने से ऋण लेते हैं। इस ऋण की भी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो सामान्य या औपचारिक जितने भी स्रोत हैं उनसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है एनसीईआरटी में कोऑपरेटिव सोसाइटियों से लिए गए ऋण के बारे में। तो जनरली जो सहकारी समितियाँ होती हैं, इनसे जो ऋण लिया जाता है वो सस्ता ऋण होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ अलग-अलग तरह की होती हैं। यहाँ पर हम विशेष रूप से किसानों की बात करेंगे, तो यहाँ क्या होते हैं कि बहुत सारे किसान जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं। बहुत सारे किसान मिलकर के एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं और अपनी जो भी अधिशेष पूँजी होती है, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो उसमें ऐड ऑन करते चलते हैं, वो जमा करते चलते हैं, ठीक है? और जो पूँजी जमा हो जाती है, जैसे मान करके चलिए एक सहकारी समिति में 2000, 3000, 4000 किसान जुड़ गए, और 2000, 3000, 4000 किसान अगर क्या करेंगे, 1-1 हज़ार रुपये भी जो है उसमें जमा करेंगे, तो बहुत सारा पैसा उसमें हो जाएगा। और उन्हीं सदस्यों में से मान करके चलिए किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उसी जमा पूँजी में से उनको क्या दे दिया जाएगा, किसानों को ऋण दे दिया जाएगा, ठीक है? और जैसे-जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बढ़ती चली जाती है, इसकी जमा पूँजी में वृद्धि होती चली जाती है, तो इस जमा पूँजी को ही ऋणाधार मानते हुए बैंक से भी ऋण लिया जा सकता है। क्योंकि भाई ऐसा बैंक को बता दिया जाएगा कि हमारी जो सहकारी समिति है इसकी नेट वैल्यू इतनी है, हमारे पास इतना जमा पूँजी है। इसको हम क्या मान रहे हैं, ऋणाधार मान रहे हैं। ऋणाधार मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था सपोर्टिंग लैंडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको ऋणाधार मान करके बैंक भी जो है ऋण किसानों को दे सकती है, सहकारी समिति को दे सकती है। ऋण का वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। जनरली ऋण को या क्रेडिट को 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक क्षेत्रक का ऋण और अनौपचारिक क्षेत्रण का ऋण, ठीक है? औपचारिक क्षेत्रक का ऋण क्या होता है, जो जनरली कह सकते हैं सही सिचुएशन में होता है, सही कंडीशन में होता है। जनरली जो सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई, जिन पर विशेष रूप से आरबीआई की निगरानी रहती है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुरूप ये सारी संस्थाएं काम करती हैं, इनसे लिया गया ऋण जो होता है वो औपचारिक क्षेत्रक के ऋण के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और औपचारिक क्षेत्रक का जो ऋण होता है इसमें ब्याज दर भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उचित ब्याज की दर यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणों में बात की है तो यहाँ पर जनरली कौन आते हैं, साहूकार लोग, व्यापारी लोग, मालिक लोग, ठीक है, भूस्वामी लोग, ठीक है, इसमें आपके रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके दोस्त भी आ सकते हैं। तो यहाँ से जब हम पैसा उधार लेते हैं तो ये अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत आता है, ठीक है? और इसकी खासियत ये है कि जिस तरीके से आपने देखा था औपचारिक क्षेत्रक से जो ऋण लिया जाता है वो आरबीआई के अधीन होता है। आरबीआई इन संस्थाओं की निगरानी करती रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी ऋण दिया जा रहा है, या फिर आवश्यकता से अधिक इंटरेस्ट रेट पर ऋण दिया जा रहा है, ठीक है? ये ऐसा तो नहीं है कहीं जो कह सकते हैं पूंजीपति लोग हैं वही ऋण लिए जा रहे हैं। जनरली ऐसा आपने देखा होगा, होता रहता है, ठीक है? आजकल ये सिचुएशन हो गई है, बैंकों की भी ये कंडीशन है कि जिसको आवश्यकता है उसको आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है, जो पहले से ही संपन्न है, वो आसानी से जो है उनको लोन बैंक दे देती है, ठीक है? तो अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋण की हम बात करें तो इसमें कोई भी निगरानी संस्था नहीं होती है। जिस तरीके से यहाँ पर आरबीआई है, इस तरीके से यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मालिक हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है? तो इनसे जो लिया गया ऋण होता है वो अनौपचारिक क्षेत्रक का ऋण होता है, और यहाँ पर ब्याज की दरें जो होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक का मतलब है कि लोग यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका शोषण करने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को पैसे की ज़रूरत है, भैया तुझे लेना है तो ले, मैं तो इतना इंटरेस्ट रेट रखूँगा, मेरी ब्याज दर इतनी रहेगी। तो यहाँ पर ब्याज दरें निर्धारित नहीं होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं, ऐच्छिक ब्याज दरों पर यहाँ पर जो है पैसे का लेन देन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जे की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी होती हैं,
ठीक है? शहरों में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं, उनको औपचारिक स्रोतों से ऋण न के बराबर मिलता है। यानी उनको आवश्यकता है तो उनको बैंक भी लोन देने से मना कर देती है, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बैंक लोन देने से मना कर देती हैं। इसके अलावा जो भी अन्य सरकारी संस्थाएँ हैं, वो भी उनको लोन देने से मना कर देती हैं। और ये डाटा निकल कर के आया है इसमें कि जो शहरों में रहने वाले गरीब परिवार हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी कर्ज़े की जो 85% ज़रूरतें हैं, वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, व्यापारियों से, दोस्तों से, रिलेटिव्स से, महाजनों से, साहूकारों से, ठीक है? तो ये अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। और शहरी क्षेत्र के अमीर परिवारों की बात करें तो केवल वो 10% कर्ज ही अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं, यानी रिलेटिव से, दोस्त से, व्यापारियों से, साहूकारों से, ठीक है? इनसे केवल 10% उनका जो है लोन की ज़रूरत पूरी होती है। बाकी की जो 90% उनकी ज़रूरतें हैं पैसे की, वो औपचारिक स्रोतों से ही पूरी हो जाती हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जिसको आवश्यकता है, जो गरीब है, जो नीडी पर्सन है, उसको बैंक लोन नहीं देती है, लेकिन जो पहले से ही संपन्न है, समृद्ध है, हर चीज़ से पावरफुल है, उसको ही बैंक लोन दे रही है। तो ये कहीं न कहीं इसी चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा है। औपचारिक स्रोत जो हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक हो गई, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का, यानी जितनी भी पैसे की उनको ज़रूरत है, उसका केवल 50% ही पूरा कर पाता है। बाकी की जो 50% ज़रूरतें होती हैं ग्रामीण परिवारों की, वो कहाँ से पूरी हो रही हैं? अनौपचारिक स्रोतों से पूरी हो रही हैं। इसमें एक और अच्छा टर्म आता है जो कि कहीं न कहीं सॉरी, इसमें एक और अच्छा टर्म आता है, जैसे कि हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, स्वयं सहायता समूहों की। ये जो है जनरली गाँवों में संचालित होती है। ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं, विशेषकर से महिलाओं की बात करें तो उनको छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करने और उनकी जो भी बचत पूँजी होती है, उनको एकत्रित करने की पूरी व्यवस्था होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जिस तरीके से हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, तो प्रोसेस लगभग वही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। इसमें क्या होती हैं, जैसे एक ही गाँव की जैसे काफ़ी सारी महिलाएं एकत्रित होकर के एक ग्रुप बनाती हैं, एक समूह बनाती हैं और अपनी जो भी बचत होती है, उसका पैसा थोड़ा-सा जितना भी बचता है, वो ₹10, ₹50, ₹100, 200, 500 कुछ भी हो सकता है, उसको वो क्या करती हैं, उस समूह में एकत्रित करने लग जाती हैं। सभी की सभी महिलाएँ उस पैसे को उस ग्रुप में इकट्ठा करती हैं। जैसे-जैसे पूँजी बढ़ती चली जाती है, मान कर के चलिए 20 या 15 महिलाएँ हैं, ठीक है, एक ग्रुप में, और वो कम से कम 5-6 महीने से अपनी सेविंग्स कर रही हैं उस ग्रुप के अंतर्गत, और फिर ऐसा होता है कि उन्हीं में से किसी एक महिला को या 2 महिला को पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे की नीड होती है, तो उसी जमा पूँजी में से उनको क्या दे दिया जाता है? ऋण दे दिया जाता है। तो सदस्य जो होते हैं किसी भी स्वयं सहायता समूह के, वो छोटे-छोटे कर्ज जो है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेते हैं और 1 से 2 वर्ष नियमित बचत करके जब अधिक पूँजी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तो इसको ऋणाधार मान करके स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, समूह के नाम पर बैंक से भी कर्ज ले लेते हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उद्देश्य क्या हैं? स्वयं सहायता समूह से जो ऋण दिया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहली चीज़ कि ग्रामीण परिवेश की जो छोटी-छोटी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, उनको पूरा करना। जैसे किसी की ज़मीन गिरवी रखी है या कोई सामान गिरवी रखा है, तो उसको छुड़वाने के लिए इनका जो है काम किया जाता है। इसके अलावा जैसे बीज, खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह, जो कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है कृषक क्षेत्र के लिए, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से ऋण लिया जाता है। इसके अलावा घर बनाने के लिए, हाथ का कोई उद्योग चालू करने के लिए, हथकरघा उद्योग चालू करने के लिए, या कोई भैंस, गाय, बकरी वगैरह, पशु वगैरह जो होते हैं, वो खरीदने के लिए भी यहाँ से ऋण लिया जाता है। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो इसमें जो ऋण लौटाने का जो उत्तरदायित्व होता है, वो कैसा होता है? सामूहिक होता है। 15-20 महिलाएं हैं, उनमें से मान करके चलिए 1-2 महिला ऐसी है जिसने ग्रुप से ऋण लिया हुआ है और वो उसको टाइम से नहीं पे कर रही है, टाइम से नहीं चुका रही है, या फिर वो चुकाने में असमर्थ है। तो सभी के सभी सदस्य जो होते हैं स्वयं सहायता समूहों के, वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं, इस बात के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। तो और अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है कि वो अगर पे करने में सक्षम नहीं है, तो कभी-कभी उन अन्य महिलाओं के द्वारा उसकी हेल्प भी कर दी जाती है, जिससे कि जो स्वयं सहायता समूह है, उसका जो एक मेंटेनेंस है, वो बना रहता है। ठीक है? तो किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं आती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लाभ क्या हैं? तो लाभ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि कर्जदारों की ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में ये मदद करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब 2 साल, 1 साल जब हो जाते हैं लगातार स्वयं सहायता समूह को कार्य करते हुए, तो उसमें जमा पूँजी काफ़ी इकट्ठा हो जाती है, जिसको ऋणाधार मान करके जो है बैंक से लोन लिया जा सकता है।
इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो लोन मिलता है उसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, साहूकारों के बराबर, महाजनों के बराबर, व्यापारी, ठीक है, उनके बराबर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नहीं होता है, उचित ब्याज की दर होती है जिसको आसानी से चुकाया जा सकता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह ये भी काम करते हैं कि जब सब लोग मिलकर के एक समूह के रूप में बंधे होते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब ग्रामीण परिवार जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, संगठित होते हैं। तो गरीब ग्रामीणों को संगठित करने में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, क्योंकि विशेष रूप से हम बात कर रहे थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाओं के द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का संचालन करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के बचत करना सीखती हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो लोन लेती हैं उस लोन से अपने छोटे मोटे काम वगैरह वो स्टार्ट करती हैं, छोटे मोटे उद्योग स्टार्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण की एक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जब भी महिलाएं या समूह के जो भी सदस्य होते हैं वे एक जगह पर एकत्रित होते हैं समूह की बैठकों के लिए, तो कहीं ना कहीं उस समूह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पर तो चर्चा होती होती है, इसके साथ साथ सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है। तो सामाजिक जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन पर उनको अवेयरनेस भी मिलती है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो सकती है, न्यूट्रिशन पोषण के बारे में चर्चा हो सकती है, घरेलू हिंसा के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो इससे क्या होती है, सामाजिक विषयों पर भी चर्चा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होती है। इसके साथ साथ महिलाएं जो है इन विषयों पर जागरूक होती हैं, जागरूक बनती हैं। ठीक है, इसका एक यहाँ पर ये जो है कटिंग है एनसीईआरटी की जो मैंने यहाँ पर लगाई है क्योंकि मुझे ठीक लगा था। ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा इसका सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी एक छोटे पैमाने पर, और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब जो सदस्य बन गए हैं, मेंबर्स हैं, उनकी संख्या 9 लाख हो चुकी है। 2018 तक बांग्लादेश के 81,600 गाँवों में ये जो है ग्रामीण बैंक फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर कौन है, महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल ग्रामीण महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं क्योंकि वो टाइम पर जो है अपने पैसे को पे कर रही हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली एक्टिविटीज़ को सफलतापूर्वक शुरू कर रही हैं और अपनी जीविकापार्जन जो है अपनी कह सकते हैं दैनिक जीवन यापन के लिए जो भी नीड होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने में सक्षम बन गई हैं। यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जिक्र आता है। ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे और 2006 में इनको शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने कहा था अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये कहा था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और डेफिनेटली अगर आप यकीन करते हैं तो मैं इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ से बताते हुए ले जाऊँगा क्योंकि मैंने 2024 के लिए अपना एक टारगेट सेट किया है। 2024 के अंत मतलब 2024 का जो यूपीपीसीएस का प्री होगा, प्री होने के बाद में जो मेंस होगा, वहाँ तक मैं आपका यहाँ से साथ देने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जितने भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको इस बात पर यकीन रखना है, चीज़ें बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कछुए की चाल में चलेंगे लेकिन कंटिन्यूटी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। एनसीईआरटीज़ के बाद में और भी जो आवश्यक किताबें हैं उनकी समरी भी मैं आपको यहाँ से इसी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। आंसर्स लिखना भी मैं आपके साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करूँगा, आंसर लिखना भी आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जो भी पेपर हैं आपके, चाहे GS 1, 2, 3, 4 के अलावा एथिक्स हो गया, हिंदी हो गया, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से 1 बाय 1 कराते चलूँगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि मैं अभी गाँव में ही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ से आपसे कह सकते हैं कि बाई फेस टू फेस आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। तो जल्दी ही यहाँ से जब मैं चला जाऊँगा जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर फिर दोबारा से एक नए सिरे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तब तक आपको क्लासेस डेली बेसिस पर यहाँ से इसी तरीके से मिलती रहेंगी। देखिए, अगर आप ये चीज़ सोचेंगे, अगर आप पैकेजिंग देखेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है, क्वालिटी नहीं, अगर आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है और आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यूट्यूब पर अक्सर यही हो रहा है। यूट्यूब पर पैकेजिंग पर लोग ध्यान दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पर लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अपना ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ,
ये जो नोट्स के माध्यम से मैं आपको चीज़ें यहाँ से बता रहा हूँ, तो इस पर मेहनत की गई है और ये ऐसे ही नहीं कि मैंने बस आँख बंद करके और कुछ भी समझ में आया वो लिख दिया। आप मेरे नोट्स देखने के बाद में जो भी पार्टिकुलर चैप्टर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसके बाद में आप बुक पढ़ के देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि जब आप चैप्टर देखेंगे और उस चैप्टर को देखने के बाद में इस नोट्स को देखेंगे, तो आपको ये फ़ील होगा कि यार पूरा का पूरा चैप्टर इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन हमने 2 पेज का एक नोट्स देखा, 2 पेज का हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया चीज़ों को, हमें कहीं पर भी उस 2 पेज की नोट्स में ये फ़ील नहीं हुआ कि इस पूरे चैप्टर में से कोई भी चीज़ मिस हो रही है। यही होता है नोट्स बनाने का तरीका। आप कम शब्दों में पूरी चीज़ को एक ही जगह पर क्या कर दें, केंद्रित कर दें और कहीं पर भी आपको ये न लगे कि कोई भी चीज़ हम मिस करके आ रहे हैं। कम शब्दों में पूरा का पूरा मटेरियल आपके सामने, और इस तरीके से यहाँ से आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। ये तरीका नोट्स बनाने का या लिखने का आप आज से ही डाल लीजिए, और मैं आपसे यही सलाह दूँगा कि आप नोट्स जैसे मैं आपको यहाँ से बनाना बता रहा हूँ, तो आप इसमें अपना भी कुछ कह सकते हैं, अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, अपनी सृजनात्मकता का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपके मेंस के लिए आपको काम देगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंस और प्री की तैयारी सर अलग-अलग नहीं होती है, यही आपकी प्री की तैयारी है, यही आपकी मेंस की तैयारी है, और दरअसल हम मेंस के पर्सपेक्टिव से ही तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। प्री अपने आप निकल जाएगा। प्री के लिए बस 2 महीने पहले थोड़ी-सी मेहनत कर लेना कि प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, उनकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्री निकल जाएगा। ठीक है? तो तैयारी आप बिल्कुल एक तरह ना संगठित तरीके से यहाँ से करते चलिए, बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन लेके आता है मास्टर साहब, कोई भी आ जाता है यूट्यूब पर और उन 10 क्वेश्चन्स को बताने में 2 घंटे लेता है। 2 घंटे में से डेढ़ घंटे तक वो अपनी राम कथा गाते रहता है, और 20 मिनट में जो 10 मिनट में 20 मिनट में जो चीज़ें बताई जा सकती थी ईज़िली, उनमें 2 घंटे आपके ख़राब करके जा रहा है और डेढ़ घंटे तक अपना एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं, इससे हमें बचना है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जितनी ज़रूरत है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने ये नोट्स बना रखे हैं, तो आप यहाँ पर भी समय वेस्ट मत कीजिए। आप दूसरी चीज़ देखिए, यूट्यूब या सोशल मीडिया या जहाँ से भी आप कंटेंट ले रहे हैं, उसका यूज़ बस इतना कीजिए कि आपकी नीड जो है वो पूरी हो जा रही है। उसके बाद में फालतू का उसमें जो टाइम आप दे रहे हैं वो बेकार है, कि ये मास्टर शकल से बढ़िया रहा है, इसके बाल अच्छे हैं, ठीक है, ये अच्छी टी-शर्ट पहन के आ रहा है, अरे ये तो उस तथाकथित बड़े प्लेटफ़ॉर्म का आदमी है। ये चीज़ें आप इन चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें ये आपने देखा होगा 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। कोई भी मास्टर ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि ये मैंने पढ़ाया था और मेरे में से आया। धीरे-धीरे एग्ज़ाम्स का ट्रेंड बदल रहा है। मैं कोई यहाँ पर संस्था नहीं चलाता हूँ, कोई कोचिंग नहीं चलाता हूँ। इसी वजह से आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना भाई, मोटिवेटर या मेंटर कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सही सलाह ही हमेशा देता हूँ। मैं यहाँ से कभी भी ये प्रचार नहीं करता कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, आप 5,000 का 10,000 का कोई कोर्स लीजिए। आप सोशल मीडिया का, यूट्यूब का उपयोग कीजिए, लेकिन उतना कीजिए जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको ज़रूरत है। चीज़ें कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम चीज़ें आप अपने से कवर करें, ठीक है? और यहाँ पर मैं कभी भी आपको शॉर्टकट वाली चीज़ें नहीं बता रहा। ये जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, पूरा का पूरा एक साइड से पूरा कंटेंट उठा के आपके सामने पटक रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करता कि कोई शॉर्टकट फ़ॉर्मूला आपको दे दूँ, भैया इसको पढ़ लो, ये मंत्र है, इसको ले जाओ और इसको ले जाओ, इसको बार-बार रट लो और आप पास हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयारी करो, एक ही बार करो, उसके बाद में आपको यूट्यूब का दोबारा मुँह देखना ही नहीं पड़े। एक बार ऐसे तैयारी कर दो कि आपको दोबारा से किसी टीचर के पास ना जाना पड़े, दोबारा से किसी कोचिंग के दर्शन नहीं करने पड़ें, दोबारा से यूट्यूब पर अलग-अलग चीज़ों को खंगालना, टटोलना ना पड़े। यही कोशिश मेरी 2024 में यहाँ से रहेगी। जितनी भी चीज़ें हैं, मैं विशेष रूप से कंटेंट बना रहा हूँ यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन यूपी पीसीएस के अलावा इसको कोई भी देखेगा, कोई भी व्यक्ति जो चाहे यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या यूपी पीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, उनकी भी तैयारी कर रहा हो, उस हर व्यक्ति को मेरे इस पूरे 2024 का जो प्री से पहले तक का जो पूरा मेरा टारगेट है, जो मैंने बना रखा है, इससे अगर तैयारी करता है, तो ये मैं नहीं कहूँगा, 2024 के बाद में जब मेरा 1 साल हो जाएगा, उसके बाद में आप में से ही बहुत सारे लोग ये कह के जाएँगे कि सर भैया बहुत अच्छा हुआ और हम बच गए कुल मिलाकर के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यकीन रखें, चीज़ें आपको मेहनत के साथ मिलेंगी। मैं चीज़ों पर बहुत काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, साथ-साथ अपने लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आपके लिए बड़ा त्याग कर रहा हूँ, बलिदान कर रहा हूँ। मैं अपने लिए भी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है, वो सिर्फ़ पढ़ाना ही है। मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब के साथ-साथ मेरा जो उद्देश्य है, या मैं कह सकता हूँ मेरा जो इंटरेस्ट है, वो सिर्फ़ पढ़ाने में है।
ठीक है? तो इस वजह से मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है और इस मेहनत से या मेरे बनाए हुए किसी भी कंटेंट से अगर किसी को बेनिफिट होता है तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। चलो बातें बहुत हो गई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।